बटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाने वालों और मुंबई में हुए हमलों के वक्त चादर से मुंह ढककर सो जाने वालों के साथ सत्ता की मलाई चाटकर सियासत की फसल काटने वाले शरद पवार इस बार बुरे फंस गए। वोट बैंक की चिंता में इजराइल हमास के बीच की जंग देश की सियासत में हंगामा मचा रही है। यही वजह है कि इजराइल पर हमास आतंकी हमलों और आतंकी हमलों के खिलाफ पीएम मोदी के बयान को शरद पवार ने बेतुका कह डाला। बस फिर क्या था, बीजेपी का तोप का मुहाना शरद पवार की तरफ घूम गया। देवेंद्र फडणवीस से लेकर पीयूष गोयल तक सभी ने शरद पवार को खूब खरी खरी सुनाई, लेकिन पवार पर सबसे जोरदार हमला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यहां तक कह दिया कि शरद पवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को गाजा में हमास के लिए युद्ध लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। गडकरी ने कहा कि मैं शरद पवार द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इजराइल में हाल ही में हुए आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा पर सवाल उठाया। भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लगातार खड़ा रहा है। पीएम मोदी द्वारा इजराइल में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। गडकरी के बारे में कहा जाता है कि उनके सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। वे कभी दूसरे की इस तरह से निंदा नहीं करते, लेकिन शरद पवार के इस बयान से वे बुरी तरह से भड़क गए। गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक सर्वोपरि चिंता है और जब हमारे राष्ट्र की भलाई की रक्षा की बात आती है तो एकता और आम सहमति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को राजनीतिक संबद्धता या व्यक्तिगत राय के बावजूद आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पवार जैसे अनुभवी राजनेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे भारत की अपनी सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर पीएम मोदी के रुख की सराहना करेंगे, न कि पक्षपातपूर्ण विचार प्रकट करेंगे। गडकरी के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इजराइल गाजा जंग को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खतरे की सभी रूपों में निंदा ही की जानी चाहिए। गोयल ने कहा, ये बहुत परेशान करने वाली बात है जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इजराइल में आतंकवादी हमले पर भारत के रुख का बेतुका बयान इसे बताएं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के खतरे की सभी रूपों में निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, ये दुख की बात है कि एक व्यक्ति जो भारत के रक्षा मंत्री के साथ साथ कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुका है और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण रखता है, इस तरह की मानसिकता को रोकना होगा। एनसीपी सुप्रीमो ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इजराइल गाजा जंग के मुद्दे पर भारत सरकार के रुख को लेकर कहा था कि मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इजराइल का 100% समर्थन कर रही है। अगर भारत सरकार के आधिकारिक बयान को देखें तो भारत सरकार 100% इजराइल के साथ नहीं है। उनके बयान से ऐसा लगता है, लेकिन पीएम के बयान से साफ है कि वो इजराइल के साथ है। पवार ने कहा, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इससे मामले में कुछ भी फैसला लेते समय सरकार को अफगानिस्तान, ईरान, यूएई और गल्फ देशों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। गांधी परिवार किसी के सारे नखरे झेल सकता है, लेकिन फरमानों को कभी नहीं, और मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगा देता है। राजस्थान के टिकट बंटवारे को लेकर यही पेंच फंसा हुआ है। लिस्ट में ऐसे नाम थे जिन्होंने सोनिया गांधी के आदेश की अवहेलना कर विधायक दल की बैठक नहीं होने दी और अपमानित होकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। हालांकि तब विधायकों ने अशोक गहलोत की कुर्सी बचाने के लिए बगावत की थी, लेकिन अब अशोक गहलोत को अपने उन वफादारों को टिकट दिलवाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी के तेवर ऐसे हैं, लेकिन लगता नहीं कि अशोक गहलोत अपने लेफ्टिनेंटों को टिकट दिलवा पाएंगे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी पिछले साल 25 सितंबर की इस घटना को अभी तक नहीं भूले हैं, जब राजस्थान में पार्टी विधायकों के एक गुट की बगावत के चलते पार्टी पर्यवेक्षकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए बिना ही राष्ट्रीय राजधानी लौटना पड़ा था और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान गांधी परिवार के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई सीनियर नेता मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि जैसे ही शांति धारीवाल का नाम चर्चा में आया, सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए पूछा, उसका नाम सूची में कैसे है। सूत्रों ने कहा कि जैसे ही अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को यह बताना चाहा कि शांति धारीवाल साफ छवि वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की बात को टाल दिया और साथ ही कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान चरण के दौरान शांति धारीवाल के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं। सूत्रों ने दावा किया कि इसके बाद उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई से भी पूछा कि क्या उन्हें शांति धारीवाल और उसके परिवार के सदस्यों के अलावा कोई और नाम नहीं मिला। वहीं गौरव गोगोई ने जवाब दिया, आप ठीक कह रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि शांति धारीवाल के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की कड़ी आपत्ति के बाद कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया।
इतना ही नहीं, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर के नाम को लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया गांधी परिवार की तरफ से जताई गई। पिछले साल 25 सितंबर को शांति धारीवाल ने पार्टी आलाकमान के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। सोनिया गांधी, जो उस समय पार्टी की अंतरिम प्रमुख थीं, उन्होंने खड़गे और अजय माकन के पर्यवेक्षकों के रूप में राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बैठक आयोजित करने के लिए उन्हें भेजा हुआ था। और इन खबरों के बीच कि गहलोत को उनके पद से हटाकर पार्टी प्रमुख बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी विधायकों की बैठक नहीं हो पाने के बाद पर्यवेक्षक दिल्ली लौट आए। बैठक से पहले अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले विधायकों ने शांति धारीवाल के नेतृत्व में मुलाकात की, जिससे अशोक गहलोत के वफादार को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुनने के लिए आलाकमान को एक संदेश के रूप में देखा गया। शांति धारीवाल के आवास पर समानांतर बैठक से खड़गे और माकन ने भारी शर्मिंदगी उठाई और वरिष्ठ नेतृत्व के लिए चुनौती खड़ी हो गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने विधायकों की समानांतर बैठक आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले राज्य के 3 कांग्रेस नेताओं धारीवाल विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी, राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। सूत्रों ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने राठौर और जोशी का नाम भी हटा दिया। हालांकि धारीवाल का नाम बुधवार को सीईसी के पास पहुंचा, जब इसे गांधी परिवार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। सूत्रों ने आगे कहा कि कम से कम 50 से 55 मौजूदा विधायकों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के मतदान 25 नवंबर को होना है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को। कांग्रेस राजस्थान में लगातार दूसरे कार्यकाल पर नजर गड़ाए हुए है और उसने रेगिस्तानी राज्य में कई जन समर्थक योजनाएं शुरू की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। शराब घोटाले की सुनवाई के लिए सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया। कोर्ट ने सीबीआई को कुछ निर्देश देने के बाद मामले की सुनवाई 22 नवंबर तक टाल दी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी तब तक के लिए बढ़ा दी गई है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत ऐसे समय पर बढ़ाई गई है जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका लंबित है। सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि सभी आरोपियों को चार्जशीट से जुड़ा दस्तावेज दिया जा चुका है। ठीक उसी वक्त मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों ने पैंतरेबाजी शुरू कर दी और कहा कि जो दस्तावेज हमको दिए गए हैं वह सीरियल में नहीं है, हमको उसको देखने और समझने में परेशानी हो रही है। इस पर सीबीआई ने कहा कि अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसी समय बताना चाहिए था। अब आज कोर्ट को बता रहे हैं, इससे मामले की सुनवाई पर असर पड़ेगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि आरोपियों के वकील दस्तावेजों की जांच के लिए शाम को आते हैं और अभी तक सिर्फ 2 बार आए हैं। आरोपियों के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी ने हमको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की वजह व्यस्त थे। राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने के निर्देश दिए। कोर्ट ने आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय के माल खाने में रखे ये दस्तावेजों की जांच के लिए जांच अधिकारी को अर्जी देने को कहा है और साथ ही सीबीआई से कहा है कि आरोपियों के वकील को रोज दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक का समय दस्तावेजों की जांच के लिए दिया जाए। कोर्ट ने सीबीआई को मामले में आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी देने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। इजराइल हमास युद्ध को लेकर शरद पवार ने जो बेकार किस्म की टिप्पणी की, उस पर सियासत तेज हो गई है। पीएम मोदी के बयान पर शरद पवार की टिप्पणी के बाद बीजेपी के कई नेता शरद पवार को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में हिमंता बिस्वा शर्मा ने शरद पवार को घेरा, वो बात एनसीपी ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी चुभ गई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि शरद पवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को गाजा हमास के साथ जंग लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। असल में फिलिस्तीन के नाम पर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां इजराइल में हुए हमास के आतंकी हमले का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा ही शरद पवार ने चुनाव को करीब देखकर किया। हिमंता के बयान से बौखलाई सुप्रिया सुले डीएनए तक जा पहुंची। उन्होंने कहा कि हम दोनों का डीएनए एक ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बदल दिया है। सुले ने कहा, मैं हैरान हूं क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा का डीएनए मेरे जैसा ही है। वह वास्तविक रूप से कांग्रेसी हैं। मुझ में और उनमें उसी कांग्रेस का डीएनए है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि भाजपा कैसे महिलाओं का अपमान करने वाले के प्रति रवैया रखती है, लेकिन मुझे हिमंता बिस्वा शर्मा से उम्मीद थी कि उन्होंने ये कहा कि मुझे देखकर हैरानी होती है कि कैसे रवैया महिलाओं की तरफ बदल गया। शायद भाजपा में जाने की वजह से ऐसा हुआ। भाजपा के आईटी सेल को ये समझना चाहिए कि शरद पवार ने क्या कहा था। उनका पूरा बयान सुने। हिंदुत्व की सियासत छोड़कर ताजा सेक्युलर बने उद्धव ठाकरे की पार्टी को लगा कि यही मौका है इजराइल हमास के बहाने अपने को सेक्युलर साबित करने का, इसलिए तुरंत संजय राउत भी मैदान में उतर आए।
सांसद संजय राउत ने कहा कि असम के सीएम जिस पार्टी में हैं वह हमास से कम नहीं। उन्हें पहले इतिहास पढ़ना और समझना चाहिए। वो बीजेपी में हैं तो उन्हें इसके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की क्या भूमिका रही है जानना चाहिए। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पार्टी बीजेपी की तुलना हमास से कर दी। अपने बयान में सांसद संजय राउत ने बीजेपी की जमकर आलोचना की। असम के सीएम पर उनका बयान शर्मा द्वारा शरद पवार की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने के बाद आया। सीएम शर्मा ने कहा था कि ऐसा लगता है कि एनसीपी प्रमुख सुप्रिया सुले को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आतंकवाद की कड़ी निंदा करनी चाहिए। फडणवीस का कहना था कि इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर बात करते समय वोट बैंक की राजनीति से दूर रहना चाहिए। पवार ने कहा था कि हमास इजराइल युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान विदेश मंत्रालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से अलग स्थिति बताते हैं। फडणवीस ने एक्स पर कहा कि शरद पवार जी से मेरा अनुरोध है कि वे वोट बैंक की राजनीति के बारे में न सोचें, बल्कि आतंकवाद की कड़ी निंदा करें। भाजपा नेता ने कहा कि इजराइल फलस्तीन विवाद पर भारत ने कभी अपना रुख नहीं बदला। हालांकि साथ ही भारत किसी भी रूप में और किसी के भी खिलाफ आतंकवाद का लगातार विरोध करता रहा है और इसका कड़ा विरोध करता है। फडणवीस ने कहा कि जब पूरी दुनिया ने इजराइल में निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की और भारत ने भी ऐसा ही किया, तो शरद पवार जी को भी आतंकवाद के खिलाफ उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जिस लालच के सीमेंट ने 28 विपक्षी दलों को जोड़ा था, अब उसी लालच की जंग विपक्षी गठबंधन को खोखला कर रही है। शशि थरूर के दांव से नीतीश कुमार बिदक गए तो दूसरी तरफ भगवंत मान एक के बाद एक कांग्रेस नेता और गिरफ्तार हो रहे हैं। किसी पर नशे के कारोबार का आरोप तो किसी पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का इल्जाम। नतीजा जेल की हवा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को दुत्कार दिया तो वो अलग से भड़क उठे। केजरीवाल कांग्रेस को दबाव में लेने की पूरी कोशिश कर रही है और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हर कहीं दावा पुख्ता कर रहे हैं, लेकिन इरादा सिर्फ दिल्ली और पंजाब में गठबंधन करने और सीटें जीतने का है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच लंबे समय से जुबानी जंग चल रही है। गठबंधन में आने के बाद उम्मीद ये थी कि ये खत्म होगा, लेकिन दोनों के बीच की तकरार जारी है। इसकी एक झलक हाल ही में मध्य प्रदेश में तब दिखी जब कांग्रेस ने यहां के बिजावर विधानसभा सीट से अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जबकि 2018 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम देखने के बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई। इसकी आवाज की दीवारें हिलने लगी। मध्य प्रदेश में दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात बनते बनते बिगड़ गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के बारे में कांग्रेस को ये तय करना है कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में हिस्सा नहीं दिया तो यूपी में भी हम हिस्सा नहीं देंगे। दिल्ली में 1 महीने पहले दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग दिखी थी। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई थी। अगस्त में दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की थी। इसके बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस की 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में संगठन की कमियों और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। हमें सभी 7 सीटों पर मजबूती से काम करने का निर्देश दिया गया है। गठबंधन करना है या नहीं, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हमें 7 सीटों पर तैयारी करने को कहा गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की। ऐसे में स्थानीय नेता गठबंधन करने के मूड में नहीं है। पंजाब में पिछले महीने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने केजरीवाल के साथ आने पर इनकार कर दिया था। अरविंद केजरीवाल कई बार राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोल चुके हैं। यहां भी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के मूड में है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं, लेकिन उसने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया था। यहां सीटों के बंटवारे पर पेंच फंस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी ने जैसे ही अशोक गहलोत के समर्थक मंत्री विधायकों के टिकट होल्ड पर डाल दिए, इसी वजह से राजस्थान के उम्मीदवारों की लिस्ट अटक गई, तो तुरंत अशोक गहलोत एकदम आगे बढ़कर सीएम पद पर अपना दावा ठोक रहे हैं और एक तरह से सचिन पायलट को इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अगर उन्होंने पायलट के किसी उम्मीदवार पर सवाल नहीं उठाए तो पायलट भी उनके उम्मीदवारों के नाम पर अपनी टांग न घुसाएं। अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि पायलट के सारे उम्मीदवारों के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। मैंने कहीं कोई सवाल नहीं किया। हम दोनों के बीच इतना प्यार, फिर
गहलोत अपने मुद्दे पर आए और कह डाला कि वे सीएम पद छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो मुझे छोड़ता ही नहीं और शायद आगे भी न छोड़े। मतलब साफ है कि गहलोत का निशाना कहीं और, निगाहें कहीं और हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सोनिया गांधी ने सीएम बनाया था। कांग्रेस में जो सीएम पद का उम्मीदवार बनता है वो कभी सीएम नहीं बनता। सोनिया गांधी ने मुझे पद के लिए चुना था। उसके बाद अगले चुनाव में सोनिया गांधी ने खूब कैंपेन किया, लेकिन हम चुनाव हार गए। इसके कई कारण थे। टिकट बंटवारे और मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मतलब गहलोत अपने समर्थक ज्यादातर विधायकों के टिकट नहीं काटने देना चाहते। सचिन पायलट के सवाल पर गहलोत ने कहा कि उन्होंने 1 साल पहले ही फॉरगेट एंड फॉरगिव कह दिया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन कांग्रेस में टिकटों का मसला उलझ गया है। हालांकि पार्टी ने 1 सप्ताह पहले ही तय कर लिया था कि 18 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद टिकटों की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजी गई करीब 100 सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति नहीं बन पाई। करीब 1 दर्जन सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति ने आपत्ति जताई। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से बड़ा बयान आया। अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट के करीब सभी टिकट क्लियर हो रहे हैं। मीडिया के सवालों के जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि हम एकजुट हैं, उनके करीब सब टिकट क्लियर हो रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण मैं और क्या दे सकता हूं। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी तरफ से उनके एक भी समर्थक के टिकट पर आपत्ति नहीं जताई गई। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे बीच में कितना प्यार है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को तकलीफ है कि जो फैसले हो रहे हैं पार्टी के अंदर, उन पर झगड़ा क्यों नहीं हो रहा है। इस दौरान उन्होंने सचिन पायलट का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि आप सचिन पायलट की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबकी राय से फैसले हो रहे हैं, बीजेपी को ये तकलीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गठबंधन के नाम पर अखिलेश यादव को कांग्रेस ने जिस तरह से गच्चा दिया, उसने अखिलेश यादव को अंदर तक हिला दिया। इसके बाद भी कांग्रेस चुपचाप नहीं बैठी। उसने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को समाजवादी पार्टी के पीछे लगा दिया। ताव में आकर अजय राय ने कहा कि अब मध्य प्रदेश के लोग हाथ का पंजा जानते हैं, साइकिल नहीं। इसलिए अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में सिर्फ हमारा समर्थन करना चाहिए। बस फिर क्या था, अखिलेश का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और उन्होंने सबको बता दिया कि किस तरह दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने रात 1 बजे तक उनकी पार्टी के साथ बैठक की, 6 सीटें देने की बात की और ऐन वक्त पर हमारी सिटिंग सीट पर भी अपना ही उम्मीदवार उतार दिया। अजय राय पर भड़के अखिलेश ने उन्हें चिरकुट नेता बताया और कांग्रेस को चेतावनी दे डाली कि वो अपने चिरकुटों से हमारे खिलाफ बयान दिलवाना बंद करें। बागेश्वर में कांग्रेस की हार का ठीकरा जब अजय राय ने सपा पर फोड़ा तो अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठे। सीतापुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने अजय राय की हैसियत तक पूछ ली। इतना ही नहीं, अजय राय का नाम लिए बिना अखिलेश ने उन्हें चिरकुट नेता बता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं, ये पटना या मुंबई की बैठक में नहीं थे, इसलिए उन्हें गठबंधन के बारे में जानकारी ही नहीं। कांग्रेस पर हमला करते हुए अखिलेश ने कहा कि ऐसा लगता है कि गठबंधन के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस वाले भाजपा से मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पर नहीं है तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पास सपा के लोगों को नहीं भेजता। मुझे पता होता कि कांग्रेस के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात का भरोसा ही नहीं करता। मुझे ये बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है। उन्होंने कहा कि सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट देंगे और उम्मीद करेंगे कि मैं सच न बोलूं। अजय राय के बयान पर अखिलेश ने कहा कि कौन क्या कह रहा है, इससे कुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं उसे क्या पता है। अखिलेश ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि आप अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम रहे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने रात 1 बजे बैठक बुलाई थी, जिसमें सपा कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था। मीटिंग में पूछा गया था कि कहां क्या पोजीशन रही, कहीं दूसरे नंबर पर रहे, कहीं जीते भी। इस दौरान सपा को सीटें देने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर पहले से पता होता कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो हम उनसे मिलने ही नहीं जाते और न ही उनका फोन उठाते। जैसा व्यवहार सपा के साथ एमपी में होगा वैसा ही हम यूपी में करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कारोबारी दीपक हीरानंदानी से अपनी लग्जरी लाइफ के लिए करोड़ों ऐंठने और बदले में उसके मन मुताबिक संसद में सवाल करने वाली महुआ मोइत्रा के वाकई बुरे दिन आ गए हैं। तभी तो विपक्षी गठबंधन के संजय राउत और तेजस्वी यादव टाइप नेताओं को छोड़कर महुआ के समर्थन में कोई आगे नहीं आया। यहां तक कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भी बचाव करने आगे नहीं आई। ममता बनर्जी की खामोशी को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला किया और पूछा कि अगर वो इतने ही दूध की धुली हैं तो फिर इतना सन्नाटा क्यों है। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवालों के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।
पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला अब लोकसभा की एथिक्स कमेटी तक पहुंच गया है। तृणमूल कांग्रेस ने अब तक कृष्णानगर सांसद के खिलाफ आरोपों पर कोई बात नहीं की। महुआ मोइत्रा ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन, सदन की अवमानना और आपराधिक साजिश का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी लगातार सवाल कर रही है कि टीएमसी के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर अब तक रिश्वत के बदले सवाल मामले पर बीजेपी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हम ममता बनर्जी से सवाल करना चाहते हैं कि वे चुप क्यों हैं। उन्होंने रिश्वत ली है और सवाल पूछे हैं। उन्होंने रिश्वत लेकर संसद में करीब 50 सवाल पूछे हैं। इस पर ममता बनर्जी क्या कहेंगी? अगर आरोप साबित होते हैं तो उन्हें सांसद पद से हटा दिया जाना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि मामला एक ऐसे वकील के हलफनामे का है जो पहले करीबी साथी हुआ करता था। इस वजह से पार्टी पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए है। सारे तथ्यों के स्पष्ट होने के बाद पार्टी अपना रुख साफ करेगी। एक तरफ जहां खुद महुआ मोइत्रा की पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले में उनका साथ दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि महुआ मोइत्रा एक पढ़ी लिखी महिला हैं और उन्होंने जिस कॉलेज में पढ़ाई की है वहां एडमिशन मिल पाना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक बड़े बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया है। ये कोई आम बात नहीं और हम उनकी क्षमता पर सवाल नहीं उठा सकते। महुआ मोइत्रा की खुद अपनी पार्टी में ज्यादा साख नहीं है। जुलाई 2022 में पार्टी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मां काली पर महुआ मोइत्रा के विवादित बयान से दूरी बनाते हुए कहा था कि गलतियों को सुधारना ही बेहतर है। इससे पहले 2021 के अंत में पार्टी में आपसी झगड़े के लिए ममता बनर्जी ने मंच से महुआ मोइत्रा को फटकार भी लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मौसम चुनाव का है और इस मौसम में पहले नोट बरसते हैं और फिर वोट। तेलंगाना में चुनाव है और गहमा गहमी कर्नाटका में है। सैकड़ों करोड़ कैश कर्नाटक में बरामद किया गया, जिन्हें चुनावी राज्यों में भेजे जाने की तैयारी थी। और इन सब के बीच कर्नाटक के मंत्री शिवानंद पाटिल हैदराबाद पधारे। मंत्री जी आए तो थे विवाह समारोह में शामिल होने, और हुए भी, लेकिन जैसे ही मंत्री जी विवाह समारोह में आए, उनके ऊपर नोटों की बरसात होने लगी। इस वीडियो को जब बीजेपी ने पोस्ट किया तो हंगामा खड़ा हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि मंत्री शिवानंद पाटिल चेयर पर बैठे हैं और उनके आसपास मौजूद कई लोग हवा में नोट उड़ा रहे हैं। ज्यादातर नोट 500 रुपए के लग रहे हैं। वीडियो में मंत्री के पैरों के पास ही नहीं बल्कि पूरे फर्श पर नोट बिखरे हैं, लेकिन शिवानंद पाटिल अपने पास बैठे लोगों से बातचीत करने में व्यस्त हैं। ये नहीं पता चला कि बाद में उन नोटों को बोरों में भरकर हैदराबाद और कांग्रेस कार्यालय में भेजा गया या फिर मंत्री जी की गाड़ी में भरकर उनके घर। वीडियो 3 दिन पहले का बताया जा रहा है, जो कि अब वायरल हो रहा है। दरअसल कर्नाटक के गन्ना विकास मंत्री शिवानंद पाटिल 15 अक्टूबर को हैदराबाद में कांग्रेस नेता अयाज खान के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। यहां कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया था। मंच पर कलाकार कव्वाली गा रहे थे और मंत्री अपने साथियों के साथ कव्वाली का लुत्फ ले रहे थे। उनके आसपास मौजूद कई लोग हवा में नोट उड़ा रहे हैं। इस दौरान कर्नाटक के मंत्री रहीम खान और जमीर अहमद भी मौजूद थे। सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में देखा जा सकता है कि कपड़ा और गन्ना विकास मंत्री पाटिल भी बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति उन पर नोट उड़ा रहा है, नोटों की बारिश कर रहा है। दरअसल ये वही मंत्री हैं जिन्होंने किसान आत्महत्याओं में वृद्धि के पीछे मुआवजे में बढ़ोतरी का हवाला दिया था। अब उनके इस वीडियो पर विपक्ष हमलावर है। मंत्री पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उन्होंने कोई भाव जाहिर नहीं किया क्योंकि ये घटना एक अलग राज्य में हुई थी, उनके गृह राज्य में नहीं। भाजपा की कर्नाटक इकाई के द्वारा सोशल मीडिया पर ये पोस्ट जारी किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्री वसूली के धंधे में डूबे हुए हैं। राज्य की जनता से लूटे गए पैसों से मंत्री किस तरह मौज उड़ा रहे हैं, इसका जीवंत प्रदर्शन मंत्री शिवानंद पाटिल ने किया है। इस संबंध में प्रतिक्रिया पूछे जाने पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घटना की जानकारी नहीं होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस संबंध में मंत्री से पूछेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। राज्य के कृषि मंत्री एन चेलुवरायस्वामी ने कहा कि वास्तव में क्या हुआ ये जाने बगैर कुछ कहना ठीक नहीं है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।